वेलकम बैक जी। आपको ईद कुर्बान ढेर और ढेर मुबारक हो। और इस वक्त रंगों की इस दुनिया लाहौर रंग से हम इस ट्रांसमिशन को आपके लिए सजाए बैठे हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनके हम बेहद मशकूर हैं कि वो आज ईद के दिन अपना कीमती वक्त निकाल करके आज हमारे साथ हैं। स्पेशली सिंगर होना एक आप पे ज़ाहिर है बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर पॉलिटिशियन होना, और फिर पॉलिटिशियन होते हुए जब आप हुकूमत में होते हैं और आप पे इतनी भारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं और फिर भी आप आते हैं। और डाइटिशियन जिन्होंने अभी अभी इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, रमशा लतीफ़ हमारे साथ हैं। रमशा, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रमशा। तो कैसे ईद गुजरी आपकी? आज ईद के दिन यहाँ पे आना, हम ख़वातीन, अभी मैं कह रही थी अभी रुश्ता साहिबा से भी कि हम अभी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी हमारी बारी है। हमारे मर्द जितने भी हैं ज़रा घर के, वो सारे बिजी हैं, तो जब फिर शाम को वो ईजी हो जाएंगे, उनकी ईद होगी और हम बिजी हो जाएंगे। बिल्कुल, घर के मसरूफियात, क्योंकि ये ईद इस तरह की होती है कि इसमें मोस्टली घर की मसरूफियात ही रहती हैं। खाने पकाने में हर कोई बिजी होता है और खाने में बिजी होता है। हाँ, खाने में। और आप डाइटिशियन भी है, क्या कहेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी? मैं क्या सजेस्ट करेंगे? जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं ईद के डेज में, या सोना या खाना और आउटिंग जो होती है वो इतनी कुछ खास नहीं होती, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। हर किसी का सेडेंट्री लाइफस्टाइल चल रहा होता है, तो हमें चाहिए कि इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल से थोड़ा बाहर आना चाहिए, थोड़ा बाहर फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए, खाने की कंजप्शन को इत्दाल पसंदी के साथ लेना चाहिए, है ना? क्योंकि और ये तो ईद है ही गोश्त की ईद इसे कहा जाता है। इतना ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं सारे, तो मेरे ख्याल से गर्म मौसम है और गर्मियों में हमेशा ये ईद आती है, तो हमें केयर करनी चाहिए। इसके साथ कोई ऐसी ड्रिंक्स जो कि या ज़ूद हज़म चीज़ें हैं, क्या आप कहेंगे? कि बेसिकली हमारा जो फैक्टर चल रहा होता है ना ईद पे, हमारा एक मेन बेवरेजेस हम जो है मीट के साथ कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी एसिडिक होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे पास मीट होता है वो ऑलरेडी प्रोटीन का सोर्स होता है और हमें डाइजेशन में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम अपने टेस्ट के एंजॉयमेंट पर्पस के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, और वो सब कुछ गलत हो जाता है। इसके लिए इसमें ये होगा कि एम्प्टी स्टमक उठ के या तो लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोगों को नहीं सूट करता स्टमक की सिवियरिटी की वजह से, तो वो कुकम्बर का जूस वो उसको कंज्यूम करवा सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत रिफ्रेशमेंट देता है, इवन कि स्किन की नरिशमेंट के लिए भी नेसेसिटी होता है। और ख़ास तौर पर लड़कियों को ईद पे संवारना वो बहुत नेसेसिटी होता है, तो वो उनका इंटेक कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी की कंजप्शन जो है ना, सबसे बेस्ट एक वे है हमारे पास हीलिंग के लिए, तो उसकी भी कंजप्शन हमारे लिए बहुत नेसेसिटी है। ठीक। अच्छा बारा साहब, ये इस वक्त तो खैर सारे मर्द हज़ार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। गोश्त तकसीम करने भी जाते हैं, अभी ज़ाहिर है कोई जिम्मेदारी बाकी होगी या मुलाजमों के ज़िम्मे लगाया हुआ होता है कि हिस्से बन जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं, या ख़ुद भी जाते हैं? नहीं जी, फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही इस तरह करते हैं। अभी बात हो रही थी बेसिकली कि गोश्त खाना और उसके ऊपर ड्रिंक्स वगैरह। हाँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक ज़ाती एक्सपीरियंस के हवाले से कहूँगा कि हम अमूमन जो है ना, एक कुर्बानी का गोश्त, इसमें लोग जो है ना वो उसमें ऑयल या घी वगैरह, ये मेरा ख्याल है इसका इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ना करें। और कोशिश करें कि उसमें ज़्यादातर जो है ना वो आप बाद में बजाय कोई कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की कोई चीज़ लेने के, आप कहवे का इस्तेमाल करें। और कहवा भी सिंपल सा, ये दालचीनी, ज़ीरा, थोड़ा सा इलायची या पुदीने के पत्तियाँ, मतलब इसको अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और बेसिकली इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो भी नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि असल बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि जब ख़वातीन गोश्त बन के आता है घर में, तो उसको अगर थोड़ा सा गर्म पानी में एक मरतबा धोने के, जब आप धोते हैं उसको इस्तेमाल करने पकाने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें से फिर जितना भी ब्लड वगैरह बॉयल करने उसको, और वो चीज़ें जो है ना वो उसमें से निकल जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो उससे ना आप जो मैदा है ना वो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर सकता है। तो ठंडी जो हम मशरूबात साथ लेते हैं उससे मैं समझता हूँ कि आप अपनी सेहत के साथ ज़्यादती करते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा रुश्ता साहिबा, आपने बताया कि हॉस्पिटल्स की आप विजिट करती हैं, ज़ाहिर है आप पे बड़ी एक लाइबिलिटी का काम है, किस तरह से? अभी तो आपने जाना होगा, ज़ाहिर है आप अभी हमारे साथ। जी, सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि हमारे बिल्कुल, एक तो मेरे घर के करीब है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ मेरा ज़रूर एक विज़िट होता है। और चूँकि जो बीमार हैं इस वक्त, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर,
आपको पता है ईद पर तो सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट ही बच्चों की होती है, तो कोशिश होती है कि छोटे छोटे गिफ्ट्स उनके उनके लिए चले जाएं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उनका मोराल हाई हो जाता है, बच्चे बेटर फील करने लगते हैं। हाँ। इसी तरह से और जैसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ मेरे विजिट्स होते हैं इन दिनों में। इस तरह से मियो हॉस्पिटल में मेरा विजिट हो जाता है कि वहाँ जाके जो पेशेंट्स हैं ईद के दिन वो आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो अपनी फैमिली को ऑब्वियसली मिस करते हैं। तो बीइंग ए पॉलिटिशियन तो चलिए ठीक है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मैं समझती हूँ कि हमें उनके साथ ज़रूर थोड़ा सा टाइम ईद की जो खुशियाँ उनके साथ शेयर कर लेनी चाहिए, इससे उनका मोराल ज़रा हाई हो जाता है। और चूँकि एक जिम्मेदारी भी हेल्थ की मेरे ऊपर है, तो इस हवाले से भी मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुस्कान, आप हमने आपसे बड़ा मज़े का म्यूज़िक सुना, बड़ा अच्छा लगा। गाने के अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं, किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करती हैं, क्या किस तरह मैनेज करती हैं चीज़ों को आप? मेरी हॉबी सारी लड़कों वाली हैं। कार रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, नहीं बाइक के अलावा फाइटिंग, मूवी देखना, बाहर जाना, आउटिंग करना, नाइट आउट करना, ये सारी। तो क्योंकि हमारी एक एंकर अभी भी हैं, अब तो खैर वो शोबिस में चली गई हैं, जब हम एंकर न्यूज़ एंकर थे, नए फील्ड में आए थे, तो वो हैवी बाइक चलाया करती थी। अच्छा, उनको बड़ा मैंने बाइक नहीं चलाई, लेकिन और हैवी बाइक को तो संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। मुझे बाइक नहीं चलानी है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना, मेरी लाइफ कोई भी मेरी लाइफ में कुछ भी मिस नहीं होता, क्योंकि मेरी जैसे प्रोफेशन है, मेरा सिंगिंग का है, प्रैक्टिस का है। ये तो सिर्फ आप लोग देखते, प्रैक्टिस के लिए हमें 6 घंटे चाहिए होता है। जब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो मैं रात को 2 बजे सोती हूँ। तो ये सारे जितना भी टाइम है, सारा मेरा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। पहले खाली पेट प्रैक्टिस करनी है, फिर नाश्ता करना है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, खाली पेट करनी होती है। आप देख रही ना, पहले से मेरी आवाज़ जो है वो अच्छी हो रही है। तो इसी वजह से, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम अब गुजर रहा है सिंगिंग में, उसके अलावा कलेक्शन याद करनी है, फिर शॉपिंग भी करनी है, फिर घर वालों को, ससुराल वालों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। इसके इतना सब कुछ हो रहा होता है, इसके बावजूद भी अगर कोई एक्टिविटी मुझे मिले, मैं नहीं मिस करती, मैं चली जाती हूँ। काफ़ी एक्टिव हैं आप। मैं अच्छा, वैसे बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि ये सारी एक्टिविटीज़ सुबह, चूँकि अगर आप अर्ली उठ जाते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि हमेशा हम ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा दिन ही 11-12 बजे स्टार्ट होता है। कुछ लोग तो आप उठेंगे 1 बजे, तो आप नाश्ता 3 बजे बाकी। और उसके अलावा ये भी बात होती है कि जो काम आप करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट है ना, टाइम की कैलकुलेशन करके, सिर्फ प्रायोरिटी की गेम होती है कि आपकी प्रायोरिटी सोए रहना है या आपकी प्रायोरिटी उठ के अपनी जो भी पसंदीदा एक्टिविटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाना है, तो सब मैनेज हो जाता है। सब हो जाता है और आपके पास टाइम ही टाइम है। बिल्कुल, इस तरह दिन में भी बरकत होती है। जी, वैसे ना अगर आपको कुछ बनना है ना, तो आपको सेक्रीफाइस, नींद का सबसे पहला कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, तो आपको सक्सेस मिलनी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो ख़वातीन ऐसे बाहर काम करती हैं, मैंने ये देखा है कि उनको अगर घर से सपोर्ट मिले, मैं मैसेज भी देना चाहूँगी, जैसे मुझे मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने, मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैंने बहुत बड़ा इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, पूरे पंजाब में उसकी कैंपेन होती थी, 10 शहरों में जाना पड़ता था। अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते, मेरे इन लॉज मुझे सपोर्ट ना करते, तो मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेहनत तो इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। जाहिर है, आप कोशिश करेंगे तो घर वाले आपको सपोर्ट, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप सो के अपना सारा टाइम गुजार देंगे, तो सपोर्ट कौन करेगा? रिमशा, वैसे कुर्बानी का गोश्त क्या तरीका बेस्ट होता है? जैसे बारा साहब कह रहे थे कि उसको पकाने से पहले हल्का सा बॉईल कर लेना चाहिए, आप क्या कहती हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो जल्दी से हमें डाइजेस्ट भी हो जाए और गैस्ट्रो के जो केसेस हैं उसमें सबसे पहली चीज़, बिल्कुल उन्होंने सही बात की, जब आप अच्छे तरीके से उसको वॉश करते हैं, उसमें जितने टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, देन जो हमारे स्टमक की लेयर होती है ना, वो उसको ईजिली अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अच्छे से ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतना ये टाइम टेकिंग होता है। प्रोटीन होता है एक ना, जब आप प्रोटीन के, एक तो इसमें कंजप्शन टाइम जो है ना सबसे ज़्यादा बहुत मैटर करता है। ये लेट नाइट कंजप्शन से अवॉइड किया जाए, चाहिए कि आप जितने जल्दी हो सके स्लीप साइकिल से पहले 2-3 घंटे से पहले आप उसको कंज्यूम करें। और इसमें प्रिपरेशन का मेथड है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसको किस तरह कुक कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग उसको देसी घी डाल के कुछ इस तरह भून रही होती हैं ख़वातीन, देन ऑयल का इस्तेमाल करके उसको भून रही होती हैं। अगर आप देखा जाए तो आप उसको टिक्का की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, बारबेक्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। अब इस कुछ लोगों का कहना है कि उसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ आना शुरू हो जाती हैं, जो कि कैंसर की तरफ लेके जाती है। ये उन लोगों को लेके जाती है जिनका ऑलरेडी जो एम्फीसीमा का प्रॉब्लम चल रहा होता है, लंग्स खराब होते हैं। इफ़ यू आर हेल्दी
तो अगर आप एक अच्छे मौके पे अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं 1 या 2 दिन, तो आपके लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, ना ही इतना डेंजरस कोज करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सेफ मेथड होता है कि आप उसको एज अ बारबेक्यू कंज्यूम करें, एज अ टिक्का कंज्यूम करें, लेकिन आपकी प्लेट में जो है 4 पोर्शन होना ज़रूरी होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्ब्स, ठीक है, देन हमारे पास मीट आ जाएगा, प्रोटीन का पार्ट, देन हमारे पास फाइबर जिसमें ऑलरेडी सैलड होगा। सही, ठीक है, आप इसको कंज्यूम करेंगे, साथ में आप थोड़े से बीन्स वगैरह या कुछ भी इस तरह का पार्ट ऐड कर सकती हैं जो कि एज अ ऑप्शनल होता है। ठीक है, साथ में अगर ड्रिंक की बात करें तो चाय को काइंडली अवॉइड कीजिए, पहले में भी और बाद में, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें फौरन चाय चाहिए होती है खाने के बाद, खाने के फौरन बाद, बिल्कुल भी चाहिए होती है, आँख खोलने के लिए भी चाहिए होती है। ये हर किसी पे ऊपर डिपेंड करता है ना, किसी को आँख खोलने के लिए ग्रीन टी भी चाहिए, किसी को आँख खोलने के लिए चाय भी चाहिए। हमने अपना मैकेनिज्म एडजस्ट किया हुआ है ना, उस पे डाली ना अपनी बॉडी को, हमने अपने को जैसे यूज्ड टू है बॉडी। वैसे एडिक्शन बहुत गंदी है चाय की। अब मेरा अगर मैं एक टाइम की चाय स्किप कर दूं ना, मेरे सर में दर्द होती है, मुझे चाय 4 घंटे बाद आपकी बॉडी पे ट्रिगर करने लग जाती है, चाय मांगना शुरू हो जाती है, फिर आप दूसरों के सर में दर्द कर देती है। वैसे अभी आपने कहा बीन्स रख ले, मुझे बताएं इस ईद पे कौन बीन्स खाएगा? कोई भी नहीं, लोग खाते ही नहीं है, बकरों को खिलाते हैं सैलेड, बीन्स। और अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो मैं लेमन और मिंट के हवाले से आप प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिए कि इस मौके पे हम लेमन और मिंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल यूज़ करें, उस पर बिल्कुल भी डिनाई नहीं है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम बेवरेजेस का ऐड कर देते हैं, बेवरेज में अवॉइड करें, वैसे डायरेक्ट आप मीट पे डाल के अगर उसमें आप हिमालय सोल्ट के ऐड कर लेती हैं, वो इतना अच्छा इंपैक्ट देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आफ्टर मील लेते हैं तो डाइजेशन को प्रमोट करेगा, लेकिन खाने से पहले पानी की कंजप्शन लाजमी कर ली जाए। उसका रीज़न पीछे से ये है कि आप ओवर कंजप्शन नहीं करेंगे, जब आप पानी कंज्यूम कर लेंगे, आपका आधा स्टमक तो पानी से आधा घंटा पहले खाना खाने से या 5 से 10 मिनट, जैसे आप 5 से 10 मिनट पहले आप पानी पी ले तो फिर ज़्यादा खाना कम। जी बिल्कुल, मोस्टली टेबल लगा रहे होते हैं ना, टेबल लगाए साथ साथ आप पानी वगैरह। अच्छा बारह साहब, कट्स जो हैं घर में, अच्छा हर घर में ये होता है कि एक बंदा जो है ना, उसका सिर्फ ध्यान वो कसाई की तरफ ये होता है कि वो कट्स कैसे बना रहा है। ठीक है, ये कबाब के लिए अलग से कर दो, ये बारबेक्यू के लिए अलग कर दो, ये हमने जी फला मतलब चांपे अलग कर दो, इस तरह से आप भी कुछ इस तरह के काम करते हैं? नहीं, बस खाने से शौक है? नहीं जी, मैं इस मामले में बेसिकली मैं आम रूटीन में भी ना, मैंने कभी भी दुकान से जाके कभी गोश्त नहीं लिया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद जो है ना वो बकरा अपना ख़रीद के उसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो जाके बनवाया जाए। अच्छा। और बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जी आप जब कोई भी जानवर, चूँकि आपके सामने तो दुकान में वो लटका होता है, वो पता नहीं कि सेहतमंद था, बीमार था, क्या उसकी पोजीशन थी। काश आप लोग आवाम के लिए भी इतने कंसर्न होते हैं। नहीं देखिए, ये मैं समझता हूँ, ये मैं देखिए बेसिकली हमारे जितने भी स्लाइटर हाउस हैं ना, वहाँ पे अमला जो है ना वो इस हवाले से, वैसे हुकूमत की तो कोशिश होती है कि जी सारी चीज़ें जो है ना वो आवाम के लिए बेहतर से बेहतर आएँ, लेकिन वहाँ पे इसका ख्याल नहीं रखा जाता ना। और उसमें ये होता है कि कोई बीमार जानवर या कोई इस तरह की कोई अपना गोश्त जो बाज़ार में आ जाता है। रही बात आपने जो ईद के दिन की कही, तो वो उस दिन तो ये है कि आप सारी चीज़ें मिला के रखें, मतलब इसमें ये नहीं है कि आप अपने लिए कोई अलहदा से उसमें हिस्सा निकालें या कोई बेसिक क्या है कि उसका जो आपका अपना। अच्छा देखिए, हमें इस चीज़ का लेकिन ना, सॉरी मैं सबकी बात काट रही हूँ, हमें सिर्फ इस चीज़ पे लगाया गया है कि जब हम मटन शॉप जाते हैं तो वो ये जो टीम्स आती है वो टेस्ट करके जाती है कि हेल्दी था स्टैम्प। और हमें नहीं पता कि वो अब वो जो शॉप वाले वो खुद भी लगा लेते होंगे, जाहिर है आजकल तो सब कुछ हो रहा है, तो हमें इस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है कि स्टैंप लगी हुई है, इसका मतलब है जानवर हेल्दी था, ठीक था, हम वो ले आते हैं। ठीक है, तो अब ये देखे ना कि स्टैम्प भी लगी होती है, चीज़ भी सही नहीं होती, समटाइम ऐसा होता है टेस्ट भी नहीं अच्छा मतलब बनता ना उसका, तो पता चलता है कि जानवर सही नहीं था। जी जी। तो फिर इसके लिए आपको सियासतदान होना पड़ेगा। नहीं, सियासतदान नहीं, अमीर होना पड़ेगा। अपना जानवर अपना पहले अपनी मर्जी से उसको कट करवाएं और आप। अच्छा मैं देखिए ये हमारी गलत फहमी है कि जी आप जब जानवर खुद लाकर उसको
बेशक आप फ्रीज भी कर लें एक हफ्ते के लिए, उसको कुछ भी नहीं होता ना। अगर आप सेहतमंद जानवर कोई खरीद के उसको इस तरह आप अपने सामने ज़िबा करवा के 15 दिन तक तो आप कर सकते हैं, है ना? तो वो अच्छा, एक और चीज़ है, एक तो आप ज़हनी तौर पे भी सेटिस्फाई होते हैं कि जी ठीक है काम, और जिस तरह के ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के और लाहौर के अंदर ये पिछले दिनों जो स्कैंडल आए हैं जिसमें वो गधे का गोश्त और ये मुस्लिम इस तरह यहाँ तक वो इस्लामाबाद ये भी मशहूर हो गए। कराची वाले तो बेचारे थे ही, हम लाहौरी सिर्फ बदनाम है। अच्छा, मैं खाते सभी। ये एक थोड़ी मजाक की बात आई, हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे वकील हैं, तो वो एक दिन चूँकि वो हाई कोर्ट की कैंटीन से वो खाना वगैरह खाते थे, तो एक दिन वो बैठे हुए थे ऐसे बात करते करते, तो उन्होंने ये कहा कि यार जब से ये पकड़ा गया ना, स्कैंडल पकड़ा गया है, तो अभी वो गोश्त का टेस्ट नहीं आता। तो वहाँ पे दूसरे जो थे उन्होंने कहा कि जी वो असल में वो भी एक कंप्लेंट आई थी कि वहाँ पे भी गधे का गोश्त जो है ना वो यूज़ हुआ है। तो फिर दूसरे साहब बोले, उन्होंने कहा कि बेसिकली आपका टेस्ट जो है ना डेवलप हो चुका है, आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है गधे के गोश्त के ऊपर, तो अभी आपको दूसरा गोश्त जो है ना तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह नहीं होता कि आप इस तरह लोगों की सेहत के ऊपर जो है ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैडम बैठी हुई हैं, इनको पता है। बेसिकली हमें इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर ऐसे लॉज आने चाहिए कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर कोई इस पे लॉस मौजूद हैं और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से कमेटीज़ और ये प्राइस कंट्रोल कमेटी ने इस रमज़ान के अंदर काम किया है, एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। हमारी MP साहिबा, बल्कि वो भी कैबिनेट मेंबर ही हैं, सलमा भट्ट साहिबा, फील्ड में जाके पूरे रमज़ान में बहुत एक्टिव रही हैं। एक दिन वो घर पे नहीं बैठी हैं, गर्मी सर्दी धूप बारिश कुछ भी नहीं देखा, और इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। देखिए 100% आउटपुट कभी भी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन देखना ये होता है कि क्या कोई इकदाम हो रहे हैं, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश की जा रही है, क्या ऐसे लॉज बन गए हैं और क्या उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम हो रहा है। और इस वक्त तो जी नेशनल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बात मानी जा रही है कि पंजाब जिस तरह से लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और रूल्स एंड रेगुलेशंस और ओवरऑल जो डेवलपमेंट और हेल्थ के सेक्टर के अंदर जिस तरह से बेहतरी आ रही है, वो एक मिसाल है। और ये एक ओपन सीक्रेट है जो सबको नज़र आ रहा है और दुनिया में इस चीज़ की मिसालें दी जा रही हैं अब तो। अच्छा, इसका बहुत मज़ा आया इस बार रमज़ानों में भी, और अभी तक भी वो एक डिसिप्लिन सेट हो गया ना अब, तो जितनी भी वेजिटेबल या फ्रूट शॉप्स है उसके बाहर बड़ा एग्जैक्टिव तरीके से लिस्ट चल रही है रेट्स की, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई इसमें कर नहीं सकता ना, कि बार्गेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रेट लिस्ट आई हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने शॉपिंग करनी है। आप बताइए रमशा, कितना ज़्यादा डिफरेंस फील कर रही हैं इस ईद में और जो पहले बचपन में हम ईदें गुजारा करते थे? क्या फ़र्क आ गया इस दफ़ा? जो कुर्बानी के जानवर हमने ख़रीदे हैं वो जिस तरह पहले शौक से लेके आते थे, जिस तरह हमारा बजट होता था अपनी बजट के अकॉर्डिंग कि भाई हम कोई सा भी जानवर मंडी में जाएंगे तो ईजीली ले आएंगे, अब वो वाले हालात नहीं रहे, इस दफ़ा नहीं थे। जो पसंद आता है वो तो फिर आपकी वो रेंज से बहुत बाहर होता है। लेकिन जो छोटे होते फीलिंग अलग होती है, बड़े होकर वो उस तरह की फीलिंग आती। एटलीस्ट छोटे होते सिर्फ आपने एंजॉय करना होता है, बड़े होकर आपने कामों में हाथ बिठाना होता है। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ें नेसेसिटी हो गई हैं कि हमने जैसे ही अब उसमें इन्वॉल्व होते हैं कामों में, आपको बहुत सी चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि बात हुई थी कि पहले कि आपने अपने मीट को कितनी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन के हमारे जो हम लेके आए हैं बाहर से मीट, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। ठीक है, अब ये आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जो वहाँ पे मीट लगा हुआ था वो कब से लगा है, 3 दिन पहले से लगा हुआ है, 1 दिन पहले से लगा हुआ है। एक तो उसका अपीयरेंस बता देता है, ठीक है, फ्रेश रेड कलर या ब्राउन कलर है, ये कौन सा कलर है ब्लड का, ठीक है, वो उसकी अपीयरेंस अच्छे से बता देता है। फिर आपको भी घर आके ये देखना होता है कि हमने इसको किस तरह रिस्टोर करके रखना है। ठीक है, अगर हम रिस्टोर करके रख रहे हैं उसको फ्रीजर में या फ्रिज में, उसके आसपास किस तरह के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो उससे डैमेज ना हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको कट करके रख रहे हैं तो आपकी जो कटलर है
उसमें आप पहले क्या उस पर वेजिटेबल कट करते थे, वो भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डैमेज कर सकती हैं। लिटिल बिट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। और हेल्थ में सवाल मेरा भी है, बिगे लेडी पॉलिटिशियन तो हूँ, लेकिन ज़ाहिर है घर में बिगे लेडी काम हम करते हैं और हम रहते भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली, बड़ा सा घर है, ज़्यादा सारे लोग हम एक ही घर में अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक से मोहब्बत से रहते हैं। तो यूजुअली ये बात होती है कि जी जो ईद का गोश्त है या वैसे भी जो कि इकट्ठा गोश्त आ जाता है, हम बड़ी फैमिली है तो इसको प्रिजर्व करने के लिए आप रख दें कि फ़ौरन टाइम नहीं होता कि फ़ौरन मंगवाएं और करें। तो मुझे ये बताइए कि गोश्त को वॉश करके हमें ड्राई करके प्रिजर्व करना चाहिए या बगैर वॉश किए प्रिजर्व करना चाहिए, और जब पकाना है तब धोना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी बगैर वॉश किए तो मैं इस तरफ एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि जब आप वॉश करते हैं ना डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो कि रिमूव हो जाते हैं। इसमें डिफरेंट मिथ है ना, क्योंकि मेरा अपना जो शेफ है ना वो कहते हैं कि मैडम आप वॉश करके ना रखें गोश्त, हालांकि मुझे लगता है कि वॉश करके रखना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा मतलब आप, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप ऐसे ही रखें और जब आपने पकाना हो तो उसको निकालें, तो जब वो मेल्ट हो जाए उसकी बर्फ वगैरह फिर उसको वॉश करें तो ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट। इज इट? अच्छा, बेसिकली इसमें पता है क्या है कि जब आप फ्रीज़र में उसको फ्रीज कर देते हैं ना, जब उनके जो एक्यूमुलेशन होती है ना आइस की, वो उस पर जमना शुरू हो जाती है, या मैं सडनली उसका टेम्परेचर चेंज होता है ना, आप उसको जब बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर से भी इंग्रेडिएंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ ना, वॉशेबल इसलिए ज़रूरी है कि जब आप भी कटलर यूज़ कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो गोश्त होता है ना, जानवर के बाल भी ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो और जितने भी मिजरेबल पार्ट्स होते हैं वो भी आपने रिमूव करने होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ना ये नेसेसिटी होता है कि आप उसको वॉश करके प्रिजर्व करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मैटर भी यही कर रहा होता है कि आपने प्रिजर्व किस तरह करना है, ठीक है। आप जैसे उसको हमारे पास सिलिकॉन के बहुत से पैक मौजूद हैं जो कि लिटिल बिट भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे, ठीक है। आप वो उसका भी यूज़ कर सकती हैं, और कोशिश किया करें कि आसपास कोई भी ऐसा मटेरियल ना रखा जाए। जैसे बहुत से लोग हैं कि जहाँ उन्होंने गोश्त को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, साथ ही उन्होंने दूध भी रखा हुआ है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास जो मिल्क आ रहा है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो मुझे नहीं लगता फिर हमें बाकियों की तरह इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे। चलिए जी, खूबसूरत मेहमान इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ईद मुबारक, वेलकम बैक, ईद मुबारक। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इस ईद ट्रांसमिशन में मेरे साथ हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आज, जैसे रुश्ता साहिबा है, रुश्ता साहिबा हम लोग फिर अगेन वही बात, अभी हम बड़ा सज धज के और तैयार होके बड़े अच्छे वेल ड्रेस होके, और ज़ाहिर है लेकिन इस ईद पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप तीनों मेरी बात से एग्री करेंगी। हम ना छोटी ईद पे मेहंदी की तरफ बड़ा फोकस होता है हमारा कि हम मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। और बड़ी ईद पे हमें पता है कि हमने 2-3 घंटे बाद किचन में ही जाना है, तो वो फ़ायदा नहीं है। exactly. क्या कहेंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक तो किचन में ज़्यादा वक्त गुजरता है, दूसरी वजह ये भी होती है कि चूंकि भी छोटी ईद गुजरी है उस पर आप इतनी शॉपिंग कर लेते हैं कि बड़ी ईद पे ध्यान जो है ना कुर्बानी के जानवरों की तरफ ज़्यादा रहता है और अपनी ड्रेसिंग की तरफ कम होता है। और मेहंदी वगैरह तो वैसे भी इस ईद पे इतना ज़्यादा किचन के अंदर आना जाना होता है। अभी आप शेफ़ की बात कर रही थी, तो मेरे पास शेफ़ नहीं है, मैं खुद कुकिंग करती हूँ। कुकिंग तो मैं भी कर, लेकिन वो बुला लेता बंदा जब घर में कोई गेट टुगेदर हो, बहुत ज़्यादा खाना, फिर वो तो जब बहुत बड़ी चाहिए होता है, जी आपने गैदरिंग करनी है तो वो एक अलग बात आ जाती है। तो मैं वैसे जो है बहुत प्रेफर करती हूँ। टाइम वही वाली बात है, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की, मेरी रूटीन बहुत ही हैक्टिक होती है क्योंकि मेरे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ अपनी कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो बहुत बर्डन, बहुत लोड ऑफ वर्क होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चीज़ों को मैनेज करके फैमिली के लिए, घर के लिए, किचन के लिए भी जैसे तैसे टाइम निकालती हूँ। लेकिन वो मेहंदी का तो इस ईद पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरे जहन में कि मेहंदी भी लगी, क्योंकि वो तो मेहंदी थोड़ी ही देर के बाद वेस्ट हो जाएगी ना। और इतना टाइम भी नहीं कि आप बैठे और फिर मेहंदी लगाएं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बच्चियों को लगानी चाहिए, लड़कियों को लगानी चाहिए। मेहंदी एक खूबसूरत पार्ट ऑफ ईद है और अच्छा लगता है, हमारी दोनों ट्रेडिशन भी है। हाँ, आप ज़रा बेटे आपके माशाल्लाह से बेटों की माँ होना और बेटियों की माँ होना एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हाँ। फिर वो बच्चियों की तैयारी में इंसान लगा रहता है ना। लाइक मी, जैसे मेरी बेटियां हैं तो उनकी हर चीज़ की मैचिंग, उनकी ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियाँ स्पेशली, और वो इतना प्यारा लगता है ना बेटियों के लिए शॉपिंग करना, उनको देख करके ज़्यादा। मैं अपने बेटे की बहुत शॉपिंग करती हूँ, बहुत बारीक। मैं उसकी टाई लेती हूँ, उसका सूट मिलते नहीं है ना कलर्स, हम फिर डिज़ाइनर के पास जाते हैं, पहले मैं अपना सूट बनाती हूँ, उससे पूछती हूँ
क्योंकि आपको क्या कलर चाहिए, फिर वो बताता है, उसके हिसाब से अपना लेती हूँ, फिर उसका डिज़ाइनर से बनवाती हूँ। तो हम लोग मोस्टली ना मैचिंग करते हैं, उसका वेस्ट कोट या टाई या बो कुछ भी उसका मेरे साथ मैच हो रहा था। अच्छा, मुझे वैसे इस तरह ये जो कह रही ना बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए भी इस तरह शॉपिंग करना, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो बड़ा दरवेश सिफ्त इंसान है। वो कहता है जी मैं अपनी शादी पे भी ट्राउज़र और टी शर्ट पहनूंगा, और वो 13 साल का हो गया है, लेकिन वो मतलब बिल्कुल अपनी ड्रेसिंग के मामले में बड़ा वो कंफर्टेबल तो इस मामले में क्या अब्बा पे गया है नेचर? नहीं, क्या? उसके बाबा भी बहुत अच्छा ड्रेसअप होते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो भी लॉयर हैं। हाँ। और लॉयर तो सारी ज़िंदगी जो है वो कोट पैंट और टाई हाँ। और सूट, और सैटरडे को हमारी छुट्टी होती तो उस दिन स्पेशल कलर्ड सूट हम लोग पहन के जाते हैं। लेकिन बाय नेचर वो एक सिंपल जो है वो बच्चा है, और वो अदरवाइज उसकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहता है कि मेरी प्रेफरेंस ये है कि ड्रेस को हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए। जाहिर है फैशन भी आप करें। 12 अच्छा, साल मेरे बेटे का एक किस्सा है, जब छोटा होता था ना 3 साल का भी, तो मैं बैंक जाती थी, तो उसने देखना ना बहुत चूजी है वो, हम उसका बस से लेना तो वो वेस्ट कोट में ही रहे हर वक्त। तो पॉलिटिशियंस की तरह ब्रांच मैनेजर को देख के ना, तो मुझे एक दिन उसने सवाल किया कि मम्मा ये इसने वेस्ट कोट क्यों पहना हुआ है बैंक में? क्योंकि मैंने कहा वो मैनेजर है इसलिए। तो नेक्स्ट मुझे कहता जब आपने मुझे बैंक में लाना ना, मुझे ये आपने पहना के लाने। मैंने कहा ठीक है। ऐसे मैंने उसको ड्रेसअप किया और ले आई, और उसको आके कहता है मैनेजर को, कहता अंकल आप उठे, मैं बैठूंगा यहाँ पे, और मैं उसको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहा है। तो अच्छा था, वो भी नेचर का अच्छा इंसान था। उठ गया अपने रूम से, उठ के चेयर से भी उठ के ना इधर आ गया, कह रहा कोई बात नहीं। वहाँ बैठा, उसके लैपटॉप को छेड़ा इसने, क्लिक किया, मतलब कह रहा मम्मा मैं बॉस हूँ, आप बताओ कहाँ साइन करने है ना। तो बैंक में जाके उनके बच्चे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। 12 साल ड्रेसिंग के बारे में, बेगम क्या आपकी शॉपिंग करती हैं खुद ही, क्या चूजिंग आप भी? नहीं जी, मैं खुद अपनी शॉपिंग करते हैं आप जो मिले पहन। हाँ, तो क्या सियासतदान जो होते हैं वो ज़रूरी है कि हर वक्त आप शलवार कमीज़ अच्छी कल्प लगी हुई, माया लगी हुई, अकड़े हुए आपने शलवार कमीज़ पहने हो, वेस्ट कोट पहनी हो, बड़ा मतलब ये ज़रूरी है क्या? नहीं, देखिए जी, मैं तो अभी आप यहाँ आने से पहले को तकरीबन कोई ये समझ लें कि कोई वहाँ पे डेरे पे जो खाना बनता है कोई 200 के करीब लोगों का। अच्छा। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, और बल्कि जो जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मैं खुद जो है ना वो बताता हूँ, और बल्कि उसको ना, और मेरा ख्याल है कि तो फिर कुछ बना के लाना चाहिए था ना। तो लेके आते पता चलता कुछ आया हुआ है। ये मेरी रूटीन काफ़ी सालों से इसी तरह ही है। जबरदस्त। मैं तो कहती शो पैकअप करते हैं, उधर ही चलते हैं। और ये मैं आपको शर्त से कहता हूँ कि एक मर्तबा आपने खा लिया, फिर आपने दोबारा कोई आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। खाने का डिस्कस हो चुका है ना, मैं तो ऑफर कर रहा हूँ ना कि आप प्रोग्राम खत्म करें तो चले मेरे साथ में। ठीक है यार, मुझे बहुत भूख लगी, सुन के खाना मुझे तो भूख लगी। तो ये कि आपने लिबास के ऊपर बात की, तो बाकी लेकिन ये होता यही है कि हम बेसिकली हमारा एक ज़िम्मेदार घराना है, तो सिंपली जब अपने जानवरों के पास होते हैं तो वहाँ फिर अपने आप को बड़ा कोई कंफर्टेबल और बड़ा सादा सा जो है ना वो लिबास रखते हैं। और मेरी वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है कि सुबह मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ, चाहे मैं रात को 2 बजे भी सोऊँ ना। तो उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना सुबह की जो सूरज की किरणें हैं ना वो आप उसको लेना चाहिए। और मैं आप डॉक्टर साहब आपके साथ बैठी हुई हैं, आप जितना मर्ज़ी आप चीज़ें खाएं, आप विटामिन की गोलियां खाएं, और चीज़ें, लेकिन जो नेचर आपको जो चीज़ें देती है ना, वो आज जो हमारे इस वक्त फ़ी ज़माना जो हम हालात देख रहे हैं, लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो है ना नेचर से जो फ़ायदे हैं ना वो नहीं लेते, और नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। और जिस तरह हम अपनी नींद को और ये सारी चीज़ें, और बहाना ये होता है कि जी मैं, और एक फ़ैशन के तौर पे आजकल, और ख़ास तौर पर जो आने वाली नस्ल है वो तो बिल्कुल इसको ये समझती है कि सारी रात जागना है और सुबह 2-3-4 बजे तक जो है ना, हमने जो जनरेशन आ गई है ना, ये इनको समझे कि इनको बीमारी है ये। हमारे टाइम हम तो जब छोटे होते थे हम तो सो के गुजारते थे, और इन्होंने जाके आंखें बंद हो रही होती हैं, कुछ भी हो रहा होता है, लेकिन इन्होंने जागना है। इससे जो ना काफ़ी बीमारियां, ये अमूमन आप देखें कि बहुत छोटी उम्र में लोग हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, आप शुगर की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां हैं, और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नेचर से दूर हो गए हैं, और जिसकी वजह से फिर ये है कि हमने अपनी रूटीन लाइफ जो है ना, वो एक नेचुरल लाइफ जो है ना, को अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है
कि आप अगर 10 बजे के बाद 10 बजे तक सो जाते हैं ना, तो उस दौरान जो आपकी बॉडी जो है ना डिटॉक्स करती चीज़ों को, वो उससे महरूम रह जाते हैं, जो उससे लेट जो सोता है। आप खुद तो बड़ा ख्याल रखते हैं चीज़ों का, बच्चे भी आपकी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जी बच्चे जो है ना, वो भी आप फी ज़माना क्या कहते हैं, वो हैं खराबियाँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें जो है ना ये ऐसा ना करें। तो वैसे ये है कि वो बच्चे, एक तो उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है, छोटा बेटा मेरा जो कबीर है, और बड़ा जो है नबील है, उसको जो है ना जिम का, और वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर किसी करीबी शादी भी होगी ना, तो रात को 12 बजे भी उसमें जिम वाले से चाबी लेके भी जाके ना वो वहाँ पहुँच जाना और जाके। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चों को इसके ऊपर कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ ना करें, खाना अच्छा खाएं। अगर आपने, अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है ना वो बेहतर से बेहतर तरीके से करें। और जो जिस तरह आज जो हम ये जंक फूड जो, और जिस तरह ये चीज़ें आ गई हैं, इन्होंने तो फास्ट फूड ने तो आपके बर्बादी पैदा कर दी है। अच्छा, फास्ट फूड से याद आया कि पहले हमारे घर में बहुत डेली बेसिस पे आता था, फिर मैंने अब रूटीन सेट की कि हम 2 दिन के बाद मंगाएंगे। आप यकीन करें, जो 2 दिन हो रहे होते हैं ना, बच्चों का ऐसे हो गया होता है कि रोजा रखा हुआ है 2 दिन से, रोज नहीं, अब 2 दिन से रोजा रखा हुआ, कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी बार साहब बात कर रहे थे कि अच्छा खुराक खानी चाहिए। अच्छे खुराक से हमारे जहन में बैठ गया कि अच्छी डाइट से मुराद ये है कि शायद हमने कोई ये जो डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं फास्ट फूड के, वो खाना है। उसके बाद हमने ज़रूर गोश्त ही खाना है, और हमने इस टाइप की मुरगन खाने हैं। अच्छे खुराक से मुराद है बैलेंस्ड डाइट, जिसमें आपकी वेजिटेबल भी हो, आपका मीट भी हो, और आपके फ्रूट्स भी हों, और उसको एक बैलेंस क्वांटिटी के अंदर आप खाएं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें अब ये वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। अब तो असल में इसमें हमारा भी तो कसूर है ना। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर अभी जेन ज़ी की बात हो रही है, तो हमें जिन्होंने सिखाया, इसका मतलब है वो हमसे बहुत बेहतर थे, हम अपने बच्चों को वो नहीं सिखा पा रहे। तो ये हमारी गलती है कि हमारे बच्चों को वो चीज़ें, वो हैबिट्स क्यों नहीं डेवलप हम कर पा रहे उनके अंदर, हमारे बड़ों ने हमारे अंदर की थी। तो हमें खुद एहतसाबी की यहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा, आई थिंक ये बात नहीं है, हमारे बच्चे तब हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं थी। हमारे बच्चे, हम लोग जितना समझाते हैं, मैं डेली बेसिस पे टेबल टॉक करती हूँ, मतलब कजन्स, जॉइंट फैमिली है, तो जितने बच्चे, हम लोग टेबल टॉक करते हैं, चीज़ें समझाती हूँ, खाने वाली, सोने वाली, किस टाइम पे सोएं, गेमिंग के हवाले से सुनते हैं। लेकिन बाद में फिर कोई फालतू सी वीडियो आ जाएगी, शॉर्ट वीडियो, कि नहीं हम तो यूँ कर, जैन जी तो यूँ है, तो फिर वैसे शुरू, उनको सारा कुछ निकल जाता है उनके दिमाग से। रिमशा, आप डाइटिशियन भी हैं, तो जाहिर है ईद का मौका है, घर में जब भी कोई गेट टुगेदर या कोई ऐसा आता है इवेंट, तो क्या घर में भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन करती हैं आप कि नहीं, इस तरह से आपने इतना ज़्यादा नहीं खाना, आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, या एट ए टाइम बहुत सारी डिशेज़ नहीं होनी चाहिए? घर में भी डॉक्टर अंदर का जाग जाता है। बेसिकली जब आप पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के सामने आप वो भी नहीं कह सकते, ठीक है, तो उसमें वैसे मैं बिलोंग करती हूँ छोटी सी फैमिली से। अच्छा। इतना मैं बॉदर नहीं करती, लेकिन हाँ, जब कुकिंग की बात आती है, कुछ भी आता है, जब मैंने खुद कुछ करना होता है, देन मैं उस चीज़ को लेके चलती हूँ। क्या मसाले कम डालती हैं, घी कम डालती हैं? नहीं, मैं खुद स्पाइसी लवर हूँ, तो इस तरह नहीं है, लेकिन मैं एक इस तरह कुकिंग करती हूँ कि लाइक उसमें ऑयलिंग बहुत कम हो, जो कि एक प्रेफरेबल हो, क्योंकि मेरी मामा खुद डायबिटिक है। तो मुझे उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एंड देन फर्दर मैं उनको लाइक मयरिंग टेबल जो होती है, वो उससे प्रॉपर तरीके से मयर करके देन उनको देती हूँ, देन कंज्यूम करवाती हूँ कि इस वे में ठीक है, इस वे में करने से बेहतर है। लेकिन घर वालों के मुताबिक वो बोला जाता है कि आप डॉक्टर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन घर वालों के लिए कुछ भी नहीं है। आप उनके लिए एक बेटी हो, बस आपने सिर्फ वही फॉलो करना है जो उन्होंने कहना है। तो ऐसा फिर कुछ खास प्रोसीजर हो नहीं पाता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं अपनी सेल्फ केयर पे बहुत फोकस कर लेती हूँ। जब आप अपना एक खुद को ठीक कर लेते हैं ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं खुद पे बहुत अच्छा फोकस कर लेती हूँ, जो कि नेसेसिटी है। मतलब रिमशा, वैसे ये एक जुमला सुनने को मिलता होगा कई जगहों पर, जैसे बीइंग ए लॉयर मुझे सुनने को मिलता है, मैंने देखा है, क्योंकि अब मेरे साथ कॉम्बिनेशन हो गया कि मैं लॉयर भी हूँ
और मैं 24 घंटे डॉक्टर्स के दरमियान भी रहती हूँ क्योंकि मुझे हेल्थ सेक्टर में काम लॉयर हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो वो ये होता है कि अगर आप कोई बात कर दें, कोई एक से दूसरा आर्ग्यूमेंट कर दें तो कहते हैं हाँ ये वकील है ना इसलिए ऐसे कर रहा है। इसी तरह डॉक्टर्स को भी सुनने को मिलता है कि अच्छा तुम अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, हमें खाने दो। इसमें वो पंजाबी कहावत आती है ना, दाल बराबर घर की दाल बराबर, तो वो बात आ जाती है। तो घर में मतलब आप सिर्फ पेशेंट्स पे अपनी मतलब गुजार है, घर वाली भी फ्रस्ट्रेशन या उसको कहें कि वो ग्रज फिर अपने क्लाइंट्स पे या अपने पेशेंट्स पे निकालती होंगी। लेकिन जो ऑनलाइन उनको लेके चलना ना, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि मुझे खुद फीलिंग आती है कि कभी आप बीमार होते हैं या आपको कोई भी ऐसी फीलिंग आती है कि आप फिट फील नहीं कर रहे, तो आपके अंदर के जो सेंसर्स हैं ना वो आपको बता रहे होते हैं कि आप या तो सोएंगे या आप पानी ज़्यादा पिएंगे या आप फ्लान डाइट खाएंगे या आप नहीं खाएंगे तो आप फिट फील करेंगे। ये क्या आप समझती हैं कि ये वाकई ऐसा होता है? सेम एज इट मेरे साथ होता है। जब मेरी बॉडी लाइट फील नहीं कर रही होगी ना, देन मुझे कुछ होने लग जाएगा। एक तो मैं ऊपर से हूँ भी ओसीडी की, तो मुझे फिर कुछ फील होने लग जाता है, नहीं मुझे अपना वर्कआउट दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। देन मैं उसको फिर फर्दर कंटिन्यू, और इवन कि ये शुगर की क्रेविंग्स अगर होने लग जाती है, मैं ओवर कंजप्शन कर लूँ तो मुझे फील होने लग जाता है। मैं खुद को मिरर में देखना शुरू कर देती हूँ, व्हाट आई कंज्यूम, मैंने क्या कंज्यूम कर लिया आज। लेकिन ये कि मुझे होना भी चाहिए ये चीज़। अच्छी बात है। और ऐसा करने से अगर आप खुद पे, तो फिर घर वाले, कजन्स, आपके फ्रेंड्स, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे नेफ्यू है, मेरे नाइस है, कि इतनी एक्टिव है या इतना अपना ख्याल रखती है, उन पे बहुत इम्पैक्ट आता है कि मतलब आप छोटे बच्चे हैं वो आपकी तरफ देखते हैं, देन फर्दर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको एक उनके ऊपर इम्पैक्ट जा रहा होता है। मुझे इतना होता है कि वो मेरे से कुछ लर्न तो कर रहे हैं ना, तो वो भी कुछ अवर फूड, जंक फूड वगैरह कर लेंगे या ओवर कंजप्शन कर लेंगे, तो पापा मुझे भी डाइट लेने की ज़रूरत है। तो मैं कहती हूँ जी बिल्कुल, इनको भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए क्योंकि आजकल जो जिम की तरफ रुझान है, डाइट की तरफ अब बहुत होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि जहाँ हमारे पास डायबिटीज़ का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, क्यों ना हमारा डाइट और ये जिम की तरफ फोकस क्यों ना बढ़े। तो एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। नहीं, बड़ी अच्छी। अच्छा जी, ईद का मौका है, मैं चाहती हूँ कि सारे वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, क्या मैसेज बारा साहब आप देना चाहते हैं? देखिए जी, मेरा मैसेज ये है कि पूरी कौम जो है ना, इस वक्त जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इसमें इतना करें कि अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग जो हमारे ऐसे कुछ करीबी रिश्तेदार हैं या कुछ हमसाए हैं, उनको ये सुन्नत भी है। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें आप अपने ये एक ज़हनी सेटिस्फेक्शन भी आपको इससे हासिल होती है कि उनको इस मौजूदा हालात के अंदर आप जितना भी थोड़ा थोड़ा हेल्प आउट करेंगे तो उससे मौला अली का कौल है कि जी बांटने से जो है ना वो आपका रिस्क बढ़ता है। बेशक। तो इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने सराउंडिंग ये करते जाएं तो आप यकीन जानिए कि इस वक्त हम चूँकि पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के लोग हमें आके, आम लोग भी हमें मिलते हैं, तो जिस तरह ये महंगाई और बेरोज़गारी और जिस तरह के ये हालात से इस वक्त और जिस फेज़ से इस वक्त पाकिस्तानी कौम गुजर रही है, इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने फिर पिछले दिनों कई मरतबा देखा कि हम बाद में अफसोस करते हैं कि जी हमें किसी ने गुर्बत की वजह से ख़ुदकुशी कर ली या अपने बच्चों को मार दिया, तो फिर हम ये कहते हैं, हम उसके ऊपर अफसोस करते हैं, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि अगर हमें कोई इस तरह और सीधी बात है जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप एक वाक़या है कि किसी बुज़ुर्ग का कि जी उन्होंने कहा कि जी ये बंदा है तो ये तो मांगता फिर रहा है लेकिन ये हकदार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी एक मौला अली का कौल है कि जी अगर वो हकदार नहीं है तो आप उसको देंगे तो कल अल्लाह ताला भी आपको उसी निगाह से देखेगा। हाँ। और ये चीज़ें जो है ना वो हमारे माशरे में पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब हम बहुत रिजर्व होकर चलते हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें अपने हाथों को खोलना चाहिए और इर्द गिर्द सराउंडिंग। और इस ईद के ऊपर पूरी कौम को मसलन मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि आप इस कुर्बानी का गोश्त जो है ना, इसको कोशिश करें कि अपने फ्रीज़र में कम से कम स्टोर करें। और इसको कोशिश करें कि आप जहाँ तक हो सके इसको थोड़ा थोड़ा जो भी है ना सराउंडिंग, कोई घर ऐसा ना हो कि जिस घर के अंदर वो जो है ना वो और आप वहाँ पे गोश्त नहीं पहुँचाया। पके जी ये बिल्कुल। रमशा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि
बेशक आप लोग कंजप्शन करें मीट की, लेकिन एक इत्तेदाल में रह के। दूसरी, जो लोग वेट लूज में हैं उनको चाहिए कि 1 वीक के लिए कीटोजेनिक डाइट पे आ जाए, जिसमें वो अपनी कार्ब्स को रिमूव करके प्रोटीन और फैट की कंजप्शन कर ले, ताकि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखे। क्योंकि जो ये एक मेन चीज़ है और नेसेसिटी आपकी हेल्थ के लिए और सेल्फ ग्रोथ के लिए। ठीक है, आप क्या कहेंगी मुस्कान? सब कुछ तो कह दिया सबने, हम क्या कहते हैं, लेकिन यही बस अपना डाइट का ख्याल रखें और अपनी फिजिक के हिसाब से जो है ना मील की जो पोर्शन है वो छोटे कम खाएं और कार्ब्स का यूज़ कम करें लेट नाइट में, बस यही है। ठीक है, बाकी तो बाड़ा साहब ने सब मैसेज दे दिया है, अच्छा दिया है, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाए, ये इट्स नॉट गुड, प्लीज। यू नो। जी, मैं ईद के दिन एक तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, पूरे आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। और जैसे आप सब जानते हैं कि ये जो ईद है ये एक अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। तो जिस दिन हम अपने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करें, हमें अपने अंदर की अनाओं को भी कुर्बान कर देना चाहिए और मोहब्बत बांटनी चाहिए। जब गोश्त बांटें तो मोहब्बत के साथ बांटें, उनको ऐसी फीलिंग ना आए किसी को भी देते हुए कि जैसे कि उस पर कोई एहसान किया जा रहा है। और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को ज़रूर गोश्त तकसीम करें जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं, जब ये कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसकी आलाइशों को, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने बेहतरीन इंतज़ाम किया, उसके लिए बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन बैग्स के अंदर उन आलाइशों को डालें और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें, क्योंकि उसके बाद जब कुर्बानी हो जाएगी तो शाम को तमाम सड़कें, जैसे पिछले साल ईद पर तमाम सड़कें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के मुताबिक लाहौर को साफ़ किया गया, गुलाब से धोया गया। तो इस बार हम भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और अपने लाहौर और अपने पंजाब और अपने वतन को साफ़ रखें। बहुत अच्छे मैसेजेस है जी, सारे मेहमानों के आने का बहुत शुक्रिया। और मुझे भी इजाज़त दीजिए, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद कुर्बान ढेरों मुबारक हो। और मेरा भी यही मैसेज है कि खुदारा जिस मकसद के लिए हम ये दिन आता है, अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी हम पर फ़र्ज़ की है, वो मकसद यही है कि गोश्त को फ्रीज़ करने की बजाय और फिर आ जाके अपने फैमिली फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में बांटने की बजाय उन लोगों की लिस्ट तैयार करें जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, चाहे वो दोस्त है, मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको दीजिए। जिन घरों में कुर्बानी हुई है वहाँ पे तो ऑलरेडी गोश्त है, जिनके नहीं हुई उनको ही उनका हिस्सा उन तक पहुँचाइए। और जाने से पहले मुस्कान हमारे साथ है, तो कैसे हो सकता है मुस्कान से हम एक खूबसूरत सा सॉन्ग ना सुने। अल्लाह हाफिज़। मुस्कान प्लीज।